हम लोग पिछले लेक्चर में बैंक के बारे में देख रहे थे। बैंक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने आप लोगों को बताया। चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी देश के वित्तीय प्रणाली में बैंकों की भूमिका जो होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और किसी भी देश के आर्थिक विकास में संगठित वित्तीय प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक होता है और इसमें बैंकिंग क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में यानी बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत हमने आपको हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि बताया। हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया कि आखिर में बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है और इसके बाद यूरोप में और भारत में इसका विस्तार कैसे होता है और ये किस तरीके से भारत में फलता फूलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था। अब हम लोग यहाँ पर बैंकों की कैटेगरी देखेंगे। तो देखिए, भारत के बैंकिंग प्रणाली को मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसका विभाजन किया जा सकता है। भारत में हम लोग ये देखते हैं कि कैटेगराइजेशन में सबसे शीर्ष पर जो बैंक होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आरबीआई कहा जाता है। ये हमारे देश की केंद्रीय बैंक है या शीर्ष बैंक है। देश के पूरे बैंकिंग प्रणाली पर नियमन और नियंत्रण का अधिकार जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। इसी तरीके से इसके नीचे हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि बैंक कई तरीके की होती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में एक बैंक होती है, इसे कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक को हिंदी में व्यापारिक बैंक कहा जाता है। इसे कभी कभी वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक बैंक हमारे देश में है, इसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक को हिंदी में सहकारी बैंक कहा जाता है, सहकारी बैंक। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक बैंक का रूप होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है। हिंदी में इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से स्मरण किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि भारत में एक होती है एनबीएफआई या इसे कभी कभी एनबीएफसी भी कहते हैं। इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहा जाता है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्था कहा जाता है। इसे हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्था, वित्तीय मध्यस्थ संस्था के नाम से स्मरण किया जाता है। ये है भारत में व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण। और सबसे शीर्ष पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ सकते हैं, अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। इसको इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत अप्रैल 1935 में हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अंतिम रूप से केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सुझाव के आधार पर होती है और इसी के सुझाव के आधार पर ब्रिटेन की संसद में 1934 में एक बिल पारित किया जाता है और इसे आरबीआई एक्ट 1934 कहा जाता है। और इसी एक्ट के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि केंद्रीय बैंक परिचालित और समामिलित और प्रबंधित होती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1935 में होती है। स्थापना के समय इसका एक हेडक्वार्टर स्थापित किया जाता है। ये हेडक्वार्टर हम लोग ये देखते हैं कि बम्बई में स्थापित किया जाता है और आज भी हम लोग ये देखते हैं कि इसकी हेडक्वार्टर बम्बई में ही है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भारत में समय के साथ केंद्रीय बैंक को बदलने की कोशिश की गई। इसको और बढ़िया बनाकर देश में के विकास और समृद्धि में बेहतर भूमिका बनाने का काम किया गया, यानी बेहतर भूमिका निभा सके देश के विकास में। इसके लिए अनेक प्रकार के इसमें परिवर्तन किए गए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज़ादी के पश्चात हमारे देश में 1 जनवरी 1949 को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रदत्त पूंजी जो थी, यानी पेड अप कैपिटल का मतलब मोटे तौर पर हम अभी बता देते हैं केवल, ये आगे आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट या पूंजी बाजार में बताया जाएगा। पेड अप कैपिटल का मतलब ऐसे मान लीजिए कि जिससे किसी भी फर्म को स्थापित करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है उसे प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल के नाम से स्मरण किया जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि पेड अप कैपिटल यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक की थी वो 5 करोड़ रुपए थी। ये 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभक्त थी और आज भी इसकी प्रदत्त पूंजी यही है। आरंभ में ये सारे शेयर निजी पूंजीपतियों के हाथ में बेचा गया। इसका मतलब है कि आरबीआई की स्थापना निजी क्षेत्र के अधीन की गई थी और यह निजी बैंक थी। निजी बैंक होने का मतलब है कि इस पर सरकार का कोई स्वामित्व नहीं था, लेकिन नियोजित विकास करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक पर सरकार का नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में संसदीय समिति ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में यथाशीघ्र केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 1949 को देश की केंद्रीय बैंक 1 जनवरी 1949 में हम लोग ये देखते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात इसकी स्थानीय कार्यालय स्थापित की जाती है। इसकी 4 स्थानीय कार्यालय हम लोग ये देखते हैं कि जो देश के चारों महानगरों में स्थित है। चारों महानगर का मतलब है कि बंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई है। इन चारों जगह पर इसकी स्थानीय कार्यालय है। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए थी और ये 100 रुपए के शेयर या अंशों में बटी हुई थी। सरकार ने जब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया तो 112 रुपए 50 पैसे के हिसाब से सारे शेयरों को सरकार ने खरीद लिया। अतः अब इस केंद्रीय बैंक पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार के नियंत्रण में आने के साथ ही इसे और बेहतर बनाने का प्रयास हमारे देश में किया गया। अब देखिए, केंद्रीय बैंक की 4 स्थानीय कार्यालय स्थापित करने के बाद इसकी एक शाखाएं भी स्थापित की गई। अब सवाल यह है कि भारत में केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कहां कहां है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसकी पहली जो शाखा की टाइप है वो देश के चारों महानगरों में स्थित है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं चारों महानगर में स्थित है, यानी बंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। इस तरीके से इसकी कुल 4 शाखाएं इन महानगरों में स्थापित की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में की शाखा के बारे में बेसिकली ये देखा जाता है कि भारत में इसकी कुल 12 शाखाएं हैं। जो पहली 4 शाखा जो है वह देश के चारों बड़े महानगरों में स्थित है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि देश के अन्य छोटे महानगरों में भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई हैं। तो जरा हमें देखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इतना तो याद होगा कि इसकी एक शाखा बंबई में है। देखिए, बंबई में 3 कार्यालय उसका हो गया। एक तो हेडक्वार्टर है, दूसरा इसकी स्थानीय कार्यालय है, तीसरा इसकी शाखा भी है। जबकि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में इसकी 2 ऑफिस हो गई। एक तो स्थानीय कार्यालय है इन तीनों जगहों पर, और हम लोग ये देखते हैं कि इसकी शाखा या ब्रांच भी है इन तीनों महानगरों में। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अन्य जगह पर, देश के अन्य हिस्सों में जो शाखाएं स्थापित है, कहाँ कहाँ है, तो याद रखने की चीज़ है। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि हैदराबाद, अहमदाबाद, यानी आबाद में 2 है, हैदराबाद और अहमदाबाद में इसकी शाखा है। इसी तरीके से 3 इसकी शाखा पूर्व में है। हम लोग ये देखते हैं कि एक है कानपुर, दूसरा है नागपुर और तीसरा है जयपुर। हमें देखिएगा, इसकी 3 शाखा कानपुर, नागपुर और जयपुर। आबाद में 2 है, हैदराबाद, अहमदाबाद। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि पूर्वी भारत में इसकी शाखा है। कहाँ कहाँ है, तो एक तो पटना में है, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि गुवाहाटी में है, और तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि भुवनेश्वर में है।
इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 4 बड़े महानगरों में इसकी शाखा, 2 आबाद में इसकी शाखा 6, 3 पूर्व में इसकी शाखा 9, पूर्वी भारत में हम लोग ये देखते हैं कि इसकी 3 शाखा पटना, गुवाहाटी और भुवनेश्वर। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुल 12 शाखाएं हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ विदेश में भी इसकी शाखा स्थापित की गई थी। लंदन में पहली इसकी शाखा विदेश में स्थापित की गई थी। आप जानते हैं कि 2017 के बाद से हमारे देश की आरबीआई का दुनिया के अन्य देशों में हम लोग ये देखते हैं कि इसकी नई शाखाएं स्थापित की गई है, जैसे अफ्रीकी कंट्री में, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री में हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं स्थापित की गई है। इसी तरीके से यूरोप और कनाडा में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रस्तावित है और इन जगहों पर भी यथाशीघ्र आरबीआई की शाखाएं कार्य करने लगेगी। इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये परिचय है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर आप देंगे अप्रैल 1935 में की गई। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो आप ये कहेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत स्थापित की गई और इसी कानून की सहायता से ये समामेलित की जाती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बम्बई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 4 स्थानीय कार्यालय कहाँ है, देश के 4 महानगरों में। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच कितनी है, तो आप ये कहेंगे कि देश के अंदर 12 स्थानों पर है। इसमें सवाल ये आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस शहर में आरबीआई की शाखा नहीं है, तो उसमें दिया जाता है हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद और कानपुर। तो आप उत्तर क्या देंगे, इलाहाबाद में इसकी शाखा नहीं है। जनरली ये सवाल नहीं पूछा गया है, सवाल ऐसे पूछा गया है कि जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर और बम्बई, तो आप उत्तर देंगे कि बेंगलोर में इसकी कोई शाखा नहीं है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रदत्त पूंजी कितनी है, तो 5 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। और अब हमारे देश में चूंकि उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना के कुछ समय पश्चात नोट के निर्गमन और प्रबंधन पर अधिकार दिया गया। ये प्रबंधन का अधिकार हम लोग ये देखते हैं कि 1948 में इसे प्रदान कर दिया गया था। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन पर एक अधिकार जो प्राप्त होता है वह 1955 को होता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि रुपया को दशमलव पद्धति पर आधारित करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1955 में करती है। तो नोट निर्गमन पर एक अधिकार हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये इंट्रोडक्शन है या परिचय है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका दूसरा सेगमेंट जो होता है वो फंक्शन, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या है, कार्य से भी आपका सवाल पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य में हम लोग ये देखते हैं, देखिए कार्य तो इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, हम आप लोगों को संक्षिप्त रूप में चूंकि एसआई या वनडे की दृष्टि से ही इसके कार्य बताएंगे। तो इसका पहला कार्य हम लोग ये देखते हैं कि यह बैंकों की बैंक मानी जाती है। बैंकों की बैंक का मतलब, जैसे हमें पैसा अगर जमा करना होता है तो हम व्यापारिक बैंक जैसे एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इंडियन बैंक में, इसी तरीके से यूको बैंक में जाते हैं। लेकिन अगर इन बैंकों को अपना पैसा जमा करना होता है तो वो कहाँ जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसी तरीके से अगर हमें बैंकों से कर्ज लेना है तो हम कहाँ जाते हैं, हम व्यापारिक बैंकों के पास जाते हैं। लेकिन व्यापारिक बैंकों को अगर कर्ज लेना है होता है तो वो कहाँ जाती है, तो व्यापारिक बैंक कर्ज लेने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाती है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि व्यापारिक बैंक सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यह बैंकों की बैंक है, बैंकों की बैंक इसे कहा जाता है। ये सभी व्यापारिक बैंकों की धरोहरों को अपने पास क्या करती है, सुरक्षित रखती है। जैसे जनता की धरोहर को जमा कौन करती है, व्यापारिक बैंक। उसी तरीके से व्यापारिक बैंक की धरोहर को जमा कौन करती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि केंद्रीय बैंक। इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है।
दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता यानी फाइनल डेटर। जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर हमें ऋण की आवश्यकता होती है तो हम लोग व्यापारिक बैंकों के पास जाते हैं, या किसी फर्म या किसी कंपनी की ऋण की आवश्यकता होती है तो वह जनरली व्यापारिक बैंक के पास जाती है। लेकिन व्यापारिक बैंकों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तब वो कहां पर जाती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी देश की केंद्रीय बैंक के पास। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब ऋण की आवश्यकता या पूंजी की आवश्यकता होती है तब क्या करती है? वह स्वयं करेंसी को छाप लेती है, ये कहीं जाती नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंतिम ऋणदाता के हैसियत से कार्य करती है, इसीलिए इसे अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक का तीसरा काम नोट निर्गमन पर एकाधिकार यानी मोनोपोली ऑफ करेंसी इशूइंग। हम लोग ये देखते हैं कि नोट निर्गमन पर एकाधिकार, एकाधिकार यानी भारत में हम लोग ये देखते हैं कि करेंसी या नोट के निर्गमन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एकाधिकार प्राप्त है। यहां तक कि सरकार भी जो नोट छापती, जो सरकार के आदेश पर नोट निकाले जाते हैं उसको भी निर्गमित करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक निर्गमन विभाग है, और निर्गमन विभाग जो होती है वह सभी प्रकार की करेंसी को जारी करती है। यानी भारत में 50 पैसे से लेकर 2000 रुपए तक के नोट और सिक्कों की ढलाई और छपाई का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। हालांकि 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक के नोट और सिक्के सरकार के आदेश पर जारी किए जाते हैं, लेकिन ढालने और छापने का अधिकार निश्चित रूप से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो इस तरीके से हमारे देश में कोई अन्य संस्था करेंसी की छपाई और ढलाई नहीं कर सकती है। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो निर्गमन विभाग है उसके पास प्रेस है, और उसी प्रेस के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वह करेंसी को छपाई करती है। ये प्रेस आप जानते हैं कि देवास और नासिक में स्थित है। देवास मध्य प्रदेश में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हाल में 2018 में और 19 के बजट में सरकार ने इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है, ताकि इन छापाखानों की या प्रेस की क्या हो सके, आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन हो सके, और ये कम लागत पर ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण करेंसी की छपाई और ढलाई कर सके। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि देवास और नासिक नोट निर्गमन पर इसे अधिकार प्राप्त है। तो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन पर एक अधिकार प्राप्त है। चौथा काम हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में नोट निर्गमन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि देश में मौद्रिक नीति को लागू करना, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को एक्टिवेट करना, मौद्रिक नीति को लागू करना हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में आप जानते हैं कि 2 महत्वपूर्ण नीति है, इसे सरकारी नीति का हिस्सा माना जाता है। एक राजकोषीय नीति, दूसरी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की जाती है या एक्टिवेट या क्रियान्वित किया जाता है, जबकि राजकोषीय नीति हमारे देश की सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा एक्टिवेट या क्रियान्वित की जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह तय करती है कि देश में मुद्रा की पूर्ति को किस तरीके से बढ़ाना या कितनी मात्रा में घटाना है, ये काम करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही व्यापारिक बैंकों के साख सृजन पर नियंत्रण का कार्य करती है। व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्रेडिट क्रिएशन करना, और क्रेडिट क्रिएशन से हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या मात्रा जो होती है वह प्रभावित होती है, और मुद्रा की पूर्ति या मात्रा कीमत स्तर को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसलिए इसे प्रबंधित और नियमित करने का काम जो होती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा का क्रय तथा विक्रय पर अधिकार किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को।
यानी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति या फर्म जितना भी विदेशी मुद्रा लेकर आएगी उसे खरीदने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर विदेश जाना है और विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है तो उसे कहाँ से खरीदा जा सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वह विदेशी विनिमय के क्रय तथा विक्रय पर अधिकार रखती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अन्य संस्था यह काम नहीं करती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि केंद्रीय बैंक हमारे देश की बैंकों की बैंक मानी जाती है। इसी तरीके से अंतिम ऋणदाता के रूप में इसे जाना जाता है। इसी तरीके से नोट निर्गमन पर इसे एकाधिकार प्राप्त है। इसी तरीके से देश में मौद्रिक नीति को लागू करती है और साख के सृजन पर नियंत्रण का कार्य करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि विदेशी मुद्रा के क्रय तथा विक्रय पर इसे अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इसके अलावा भी कई कार्य हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि यह कार्य महत्वपूर्ण है। अब हाल के वर्षों में यानी पिछले 2 वर्षों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक्टिविटी क्या रही है, किन क्षेत्रों को, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को उसने कितना ऋण दिया, इसी तरीके से कोविड-19 से निपटने के लिए उसने किन बैंकों को और किन वित्तीय संस्थाओं को कितना मदद किया, इन सभी को करंट इकोनॉमी में यानी इंडियन इकोनॉमी का जब पार्ट आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा। तो आज की हमारी चर्चा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंट्रोड्यूसिंग क्लास पर और इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक्स और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा जो है प्रस्तुतिकरण आरबीआई के संदर्भ में आप लोग के सामने हमने पेश कर दिया। तो धन्यवाद।